Today we are going to start a new section of microbiology, that is the mycology, study of fungi. So first of all we will start from the chapter 47, that is the first chapter of basic mycology. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने हमें जो है स्ट्रक्चर और ग्रोथ का बताया हुआ है। उससे पहले फंजाई और बैक्टीरिया का थोड़ा सा डिफरेंस बताया हुआ है। इन्होंने कहा है कि फंजाई जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पर बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स होते हैं फंजाई के, वो मेडिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो फंजाई की सेल वॉल होती है और फंजाई की सेल मेम्ब्रेन सेकंड पे। अच्छा, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। जबकि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। और फंजाई जो है जाहिर सी बात है अगर काइटिन से बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बनी हुई, तो जो पेनिसिलिन्स होंगे या एंटीबायोटिक्स होंगे वो फंजाई की सेल वॉल पे एक्ट नहीं करेंगे। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि काइटिन में दो चीज़ें होती हैं। वैसे होता क्या है काइटिन? एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें क्या होती हैं? लॉन्ग चेन्स होती हैं। किसकी लॉन्ग चेन्स होती हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इसे हम कहते हैं NAG की लॉन्ग चेन्स होती हैं। उसके अलावा क्या होता है? बीटा ग्लूकान भी होता है। मतलब दो चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं? एक तो हमारे पास आ गया क्या? NAG उसकी सेल वॉल में, और नंबर 2 पे हमारे पास क्या आ गया? बीटा ग्लूकान। ये दो चीज़ें उसकी सेल वॉल में होती हैं फंजाई की। अच्छा, जो बीटा ग्लूकान जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे भी एंटी फंगल ड्रग जो है एक्ट कर सकती है, जैसे कि कैस्पोफंगिन जो है वो ग्लूकान पे एक्ट करेगी, मतलब फंजाई की सेल वॉल पे। अगर सेल वॉल पे एक्ट करेगी तो फंजाई की डेथ हो जाएगी। और फंगल सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या होता है? एर्गोस्टेरोल होता है। जबकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो एम्फोटेरिन B या एजोल ड्रग्स जैसे कि फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, जो फंगस एंटी फंगल ड्रग्स हैं वो कहाँ पे एक्ट करती हैं? सेल मेम्ब्रेन पे, फंगस की सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करती हैं, जिसमें क्या होता है? एर्गोस्टेरोल। वो हम पे एक्ट नहीं कर सकती ये ड्रग्स क्योंकि हमारे पास क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि हमारे पास फंजाई जो है दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है यीस्ट, जो सिंगल सेल्ड होते हैं, ये बडिंग के थ्रू जो है अपना रिप्रोड्यूस करते हैं, और एसेक्सुअल बडिंग होती है, मतलब इनमें सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते। और इसके अलावा यहाँ पे जो है डिफरेंस बताया हुआ है फंजाई एंड बैक्टीरिया का, कि डायमीटर जो फंजाई का होता है अप्रॉक्सीमेटली 4 माइक्रोमीटर होता है, जबकि बैक्टीरिया का कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर। और फंजाई जो है यूकैरियोटिक होते हैं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। साइटोप्लाज्म में हम देखें तो जाहिर सी बात है उसमें ये यूकैरियोटिक है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगी, पर बैक्टीरिया के पास ये चीज़ें नहीं होंगी। और फंजाई के पास स्टीरोल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि बैक्टीरिया के पास स्टीरोल्स सेल मेम्ब्रेन में नहीं प्रेजेंट होते हैं, बल्कि माइकोप्लाज्मा जो है, जो वॉललेस बैक्टीरिया है, सिर्फ उसमें ही स्टीरोल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा सेल वॉल कंटेंट में जाहिर सी बात है फंजाई की किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है, और बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। अब स्पोर्स जो फंगस के बनते हैं वो तो मेटिंग के लिए और जो है रिप्रोडक्शन के लिए बनते हैं, जबकि जो बैक्टीरिया के जो स्पोर्स बनते हैं वो सर्वाइवल के लिए बनते हैं, जब हार्श कंडीशंस हो जाती हैं तब बनते हैं। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि थर्मल डायमॉर्फिज्म, तो मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो फंगस अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, बैक्टीरिया ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो थर्मल डायमॉर्फिज्म किस में होता है? फंजाई में होता है। और इसके अलावा अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो फंजाई जो है जाहिर सी बात है उनको मतलब लिविंग डेड चीज़ों पे ज़्यादा रहते हैं, और उनको जो है प्री फॉर्म्ड ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए होता है, और ये ऑब्लिगेट एनारोब्स नहीं होते कभी भी। मतलब ये ऑक्सीजन के सोलली सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के बगैर जो जैसे कि ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे कि बैक्टीरिया होता है वो ऑक्सीजन के बगैर ही रहेगा, पर ऐसा कोई फंजाई नहीं है जो ऑक्सीजन के बगैर रहेगा। और बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ऑर्गेनिक कार्बन की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑब्लिगेट एनारोब्स भी होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के बगैर रह सकते हैं कम्प्लीटली। जैसे मैंने बताया कि जो यीस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं, और कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू। पर जो दूसरा फॉर्म है फंजाई का वो कैसे ग्रो करता है? वो लॉन्ग फिलामेंट्स में ग्रो करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइफी। और हाइफी मिलके क्या बनाता है? माइसीलियम। और जो हाइफी होता है वो दो टाइप्स का होता है, या तो सेप्टेट होगा या तो नॉन सेप्टेट होगा। जो नॉन सेप्टेट होता है उस जैसे कि ये नॉन सेप्टेट है हाइफी, तो इसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? सिनोसाइटिक। और जो हाइफी की ग्रोथ होती है, ऐसा नहीं कि सारी हाइफी सेल डिवीजन कर रही हो, बल्कि ये टिप्स होती हैं फंजाई की, वहीं पे जो है इसकी ग्रोथ हो रही होती है, टिप्स से ही ग्रो करता है हाइफी।
और सेक्सुअली मेडिकल इंपॉर्टेंट जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, थर्मली डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। जैसे कि ये एम्बिएंट टेम्परेचर पे तो ये मोल्ड्स की तरह ग्रो करते हैं, पर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है जैसे कि ह्यूमन में रहता है यीस्ट जो है, कैंडिडा या यीस्ट, ये जो है ये क्या करते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर ही रहते हैं, पर जो मोल्ड्स होते हैं वो किस टेम्परेचर पर रहते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर पर रहते हैं। और जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं मोस्टली, मतलब वो ऑक्सीजन के सिवा रह ही नहीं सकते, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रहेंगे। कुछ जो है फैकल्टेटिव एनारोब्स भी होते हैं, मतलब ऑक्सीजन नहीं है तो थोड़ा बहुत सर्वाइवल कर देंगे। और फंजाई को जो है क्या चाहिए होता है, ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन प्री फॉर्म चाहिए होता है, मतलब बना बनाया चाहिए होता है। और इसलिए जो है फंजाई कहाँ पे रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं, या डेड बॉडीज़ पे या डिकेइंग मटेरियल पे ज़्यादा रहते हैं। और कैंडिडा एल्बिगेंस ऐसा फंजाई है जो कहाँ पे रहता है, ह्यूमन बॉडी पे रहता है, मोस्टली फीमेल्स की बॉडी में रहता है। उससे जो है वो नॉर्मल फ्लोरा होता है। नॉर्मल फ्लोरा मतलब हमें डिजीज़ नहीं देगा, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी नहीं होगा, मतलब डिजीज़ भी नहीं देगा, हमारी बॉडी पे नॉर्मली होता है। अगर हमें कोई कट लग जाता है या कोई ब्लीडिंग हो जाती है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है तो उनमें जो है ये डिज़ीज़ करवा सकता है। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि फंजाई जो है रिप्रोड्यूस सेक्सुअली जो करते हैं वो कैसे, मैटिंग के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अब मैटिंग कैसे करेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स बनाएंगे। अब 4 टाइप के स्पोर्स बनते हैं, एक होते हैं ज़ाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। ये 4 टाइप के, बल्कि 3 टाइप के स्पोर्स बना रहे हैं। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि ज़ाइगोस्पोर्स जो है सिंगल लार्ज स्पोर्स होते हैं लाइक दिस, और उसमें जो है थिक वॉल होती है अराउंड, तो ये ज़ाइगोस्पोर्स। और जो एस्कोस्पोर्स होते हैं जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, तो ऐसे एस्कस क्यूब टाइप या ऐसे कौन टाइप था, तो एस्कस था और यहाँ से सारे स्पोर्स निकल रहे थे, तो ये एस्कोस्पोर्स निकल रहे थे और एस्कस से निकल रहे थे। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो एक्सटर्नली एक मतलब बेसिडियम से निकलते हैं। जैसे कि ये बेसिडियम है तो यहाँ से स्पोर्स इस तरह से निकलेंगे, मतलब ये टिप्स से निकलते हैं बेसिडियोस्पोर्स। और इसके अलावा कह रहे हैं कि अगर कोई सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बना रहा, कोई बैक्टीरिया सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बना रहा, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्परफेक्टी बैक्टीरिया फंजाई इम्परफेक्टी। और कुछ जो है एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनाते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, किस स्ट्रक्चर में बनाते हैं, वो कोनिडिया में बनाते हैं, या वो एसेक्सुअल स्पोर्स ही होते हैं कोनिडिया, मतलब ये सारे जो है ये कोनिडिया ही हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट फंजाई के पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आर्थ्रोस्पोर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं कि हाइफी के एंड से फ्रेगमेंटेशन हो जाती है कुछ हाइफी की, तो वहाँ से जो है एर्थ्रोस्पोर्स बन जाते हैं। और ये किन फंजाई में पाए जाते हैं, इमिटिस फंजाई में, कॉक्सीडायोडिस इमिटिस में पाए जाते हैं। और जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, राउंडेड थिक वॉल्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं लाइक दिस। ये जो है क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं, साइड में ये पिक्चर में शोन है तो आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये कैंडिडा में पाए जाते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स, जैसे कि सी है तो सी मतलब कैंडिडा, सी फॉर क्लेमाइडोस्पोर्स, वो इजीली याद हो जाएगा आपको। और ब्लास्टोस्पोर्स जो है यीस्ट में पाए जाते हैं और कैंडिडा एल्बिकेंस में भी पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये है ब्लास्टोस्पोर्स, तो इसमें देखें ये बडिंग हुई है, इस स्ट्रक्चर से ये बडिंग हुई है ऐसे है, तो ये यीस्ट में हुई है। पर अगर ये बडिंग होती है, मतलब यीस्ट से तो जाती बात है, बडिंग हो और कट लग जाएगा तो ये नेक्स्ट यीस्ट बन जाएगा। पर जो कैंडिडा होता है उसमें क्या होता है कि ये जो बडिंग हुई है बहुत ज़्यादा बडिंग होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर मिल के एक जो है एक बिल्कुल चेन टाइप बना देंगे, उसे हम कहते हैं सूडो हाइफी। ये मतलब टिप जो है ये क्या है, सूडो हाइफी। ये किस में बनती है, कैंडिडा में ही बनती है। पर ये जो नॉर्मली बडिंग हो रही है वो किस में होगी, यीस्ट में होगी। और ये कौन सा था हमारे पास, ये क्लेमाइडोस्पोर्स, जो मैंने बताया कि ये रेजिस्टेंट होते हैं, राउंड होते हैं, थिक होते हैं, ये कैंडिडा में पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये कौन से हमारे पास हैं, ये हमारे पास एर्थ्रोस्पोर्स हैं, जो किस में पाए जाते हैं, कॉक्सीडायोडिस इमिटस में पाए जाते हैं, जिसमें क्या हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन हो रही थी हाइफी की, जैसे कि यहाँ पे तो ये एर्थ्रोस्पोर्स बन रहे थे। और जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, एक सेक में बनते हैं, पूरी एक सेक होती है जिसमें एक स्टाक होती है, तो वहाँ से ऊपर से निकल रहे होते हैं स्पोर्स। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कुछ फंजाई में, राइजोपर्स और म्यूकर में पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि फंजाई जो है वो बहुत ज़्यादा फूड्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम मशरूम खाते हैं, पर ये मोस्टली जो है फूड पॉइजनिंग भी करवा सकते हैं और उनमें टॉक्सिन्स होते हैं, तो मतलब डेथ भी हो सकती है, रिएक्शंस हो सकते हैं।
अच्छा, जो मोल्ड्स होते हैं वो कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं? ड्रायर हो भले इन्वायरमेंट, एसिडिक हो, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाला इन्वायरमेंट हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वहाँ पे भी ग्रो कर जाते हैं। और एसिडिक वगैरह कंडीशन में रह जाते हैं तो जेम्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, उन सब को स्पॉइल कर सकते हैं ये फंजाई। अगर पैथोजेनेसिस में हम देखें तो अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम क्या होगा कि हम जो है अपनी बॉडी में ग्रेनुलोमास बनाएंगे। ग्रेनुलोमास कब बनेंगे? जब मेजर सिस्टेमिक फंगल डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि कॉक्सीडायोडोमाइकोसिस या हिस्टोप्लाज्मोसिस या प्लास्टोमाइकोसिस हो जाती हैं। अच्छा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही ज़ाहिर सी बात है ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करवाएगी, पर उसके अलावा न्यूट्रोफिल्स भी वर्क करते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो है ब्लड वेसल से बाहर आ जाते हैं एक्सुडेट के साथ, तो वो भी थोड़ा बहुत वर्क करते हैं। जैसे कि एस्परजिलोसिस की डिज़ीज़ में या स्पोरोट्राइकोसिस की डिज़ीज़ में ऐसा कुछ होता है कि न्यूट्रोफिल्स बाहर आते हैं एक्सुडेट के साथ साथ। फंजाई जो है एंडोटॉक्सिन नहीं बनाते अपनी सेल वॉल में, ना ही ये एक्सोटॉक्सिन्स बनाते हैं। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अगर सेल में हमारे पास जो है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट हो जाता है, जब हम जो है फंगल एंटीजन इंट्राडर्मली किसी बंदे में इंजेक्ट करें तो क्या होगा? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट आ जाएगा। तो ये किस वजह से आया? क्योंकि हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया। अगर ये पॉजिटिव आता है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो हम कहेंगे कि भाई ये बंदा जो है ये फंगली इन्फेक्टेड है, इसमें फंगल डिजीज़ है, या पास्ट में या प्रेजेंट में पर इनमें डिजीज़ है। अगर नेगेटिव आता है तो ज़ाहिर सी बात है उसमें नहीं होगी डिजीज़। पर अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तो उसमें तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि भाई उसको डिज़ीज़ हो सकती है, भले वो एसिम्टोमेटिक हो, टेस्ट में ना आ रही हो, पर हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं, डिजीज़ होती हैं। और कैंडिडा एंटीजेंस जो है हम यूज़ करते हैं ताकि हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में देख सकें कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वर्क कर रही है या नहीं कर रही। इंटेक्ट स्किन होगी तो जाहिर सी बात है हमारे पास कैंडिडा, डर्माटोफाइट्स, इनके इन्फेक्शंस नहीं होंगे। अगर स्किन डैमेज हो जाती है तो ये ऑर्गेनिजम्स अंदर आ जाएंगे हमारी बॉडी में। अच्छा, जो हमारे पास स्किन में ऐसा क्या होता है कि वो इन्फेक्शन नहीं होने देता? तो उसमें जो है हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं? डर्माटोफाइट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, हमारे पास स्वेट में हो या टीयर्स में हो। और हार्मोन एसोसिएटेड या स्किन चेंजेस आती हैं जो प्यूबर्टी के दौरान हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, जैसे कि रिंगवर्म डिजीज़ होती है या रिंगवर्म फंगल इन्फेक्शन होता है जो ट्राइकोफाइटोन करवाता है, वो नहीं होता है प्यूबर्टी के बाद, क्योंकि हमारे पास जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उस वजह से। नॉर्मल फ्लोरा जो होता है स्किन का या म्यूकस मेम्ब्रेन का, वो फंगल इन्फेक्शन नहीं करवाने देता। अगर हम ज़्यादा एंटीबायोटिक खा रहे हैं या एंटी फंगल डिजीज़ मतलब फंगल ड्रग्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास जो नॉर्मल होस्ट वो ही डाई कर जाएंगे, तो वो रेजिस्ट नहीं करेंगे पैथोजेनिक फंजाई या बैक्टीरिया को, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो सकती हैं। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास होस्ट डिफेंस कौन करवाता है? एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है नेज़ोफेरेंक्स की, वो होस्ट डिफेंस करवाती है जो क्या करती है? फंगल स्पोर्स को ट्रैप कर देती है। और एल्वुलर माइक्रोफेजेस भी थोड़ा बहुत ऐसे ही काम करते हैं। पर जो हमारे पास इम्यूनोग्लोब एंटीबॉडीज़ होती हैं IgG या IgM, वो फंगल इन्फेक्शन में इनका कोई ख़ास काम नहीं होता है, बल्कि वो थोड़ा बहुत मतलब प्रोटेक्शन देती होंगी पर इतना खास वर्क नहीं है। तो इसमें जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही वर्क करती है फंगल इन्फेक्शंस में। अगर उसकी सुप्रेशन हो जाए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एसिम्टोमेटिक फंगल इन्फेक्शंस हो जाएंगे जिसकी वजह से डिजीज़ हो जाएंगी। और ये कह रहे हैं एक तो हमारे पास इन्फेक्शंस हो गए फंगल, उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, माइकोटॉक्सिकोसिस और एलर्जीज़ प्रोड्यूस होती हैं फंगल स्पोर्स की वजह से। अगर माइकोटॉक्सिकोसिस हो रहा है वो किस वजह से होगा? वो टॉक्सिन्स की वजह से होगा। तो बेस्ट नोन हमारे पास माइकोटॉक्सिकोसिस किस वजह से होता है? एमिनिटा मशरूम्स। एमिनिटा मशरूम्स अगर हम खाते हैं तो उसमें क्या होता है? 5 टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं। 2 टॉक्सिन वो कैसे हैं? वो हेपाटोटॉक्सिन्स हैं, 2 टॉक्सिन इसके ही एमिनिटा मशरूम के, जिसका नाम है एमिनिटिन और फेलोइडिन। अच्छा, जो एमिनिटिन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है, एमिनिटिन हमारी बॉडी में आ जाता है तो वो क्या करेगा? हमारे पास सेलुलर जो हमारे पास RNA पॉलीमरेज है जो RNA को बनाने में हेल्प करता है, तो वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो इनहिबिट हो जाएगा। अगर वो इनहिबिट हो गया तो हमारे पास mRNA की सिंथेसिस नहीं होगी, हमारे पास प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, तो इस हिसाब से। और इसके अलावा कौन सा है हमारे पास? क्लेविसेप्स पर्पुरी। ये भी एक फंगस है जो क्या प्रोड्यूस करता है? एर्गोटिज्म प्रोड्यूस करता है। ये भी एक टॉक्सिन है, ये
ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो ग्रेन्स होती हैं या ग्रेन्स होती हैं ना, वो हम अगर खा लें तो उसमें हमारे पास आ जाएगा। अगर इन्फेक्टेड ग्रेन्स हैं तो उनमें क्या होता है, क्लेविसेप्स पर्पुरी क्या प्रोड्यूस करता है? अल्कलॉइड्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि एर्गोटामीन, LSD। तो उस वजह से क्या होता है, वेस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। और इसके अलावा कौन से टॉक्सिन्स हैं? एफेलोटॉक्सिन्स। एफेलोटॉक्सिन क्या होते हैं? क्यूमेरिन डेरिवेटिव्स होते हैं, जो कौन प्रोड्यूस करता है? जो एस्परजिलस फ्लेवस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि लिवर डैमेज भी होता है और इसके अलावा एनिमल्स में ट्यूमर भी होता है इसकी वजह से, एफेलोटॉक्सिन की वजह से। और लिवर डैमेज हो रहा है तो ज़ाहिर सी बात है उसमें अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी हो जाता है। और एफेलोटॉक्सिन जो है वो अगर हम कैसे इंजेस्ट करते हैं, अगर कोई स्पॉइल्ड ग्रेन है या पीनट्स हैं वो अगर हम इंजेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एफेलोटॉक्सिन आ जाता है हमारी बॉडी में। तो लिवर क्या करता है कि एफेलोटॉक्सिन को मेटाबोलाइज करता है एपोक्साइड। एपोक्साइड क्या है? एक कार्सिनोजन है, उसमें हमारे पास लिवर जो है मेटाबोलाइज कर देता है। एफेलोटॉक्सिन B1 जो है क्या करता है कि P53 जो जीन होता है उनकी सुप्रेशन कर देता है। अगर P53 जीन नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास सेल ग्रोथ मेंटेन नहीं होगी, ओवर ग्रोथ हो जाएगी। ओवर ग्रोथ होती है तो ज़ाहिर सी बात है तो क्या होता है, कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, हेपेटोसाइट का ट्यूमर हो जाएगा, कार्सिनोमा हो जाएगा। और एलर्जीज़ जो होती हैं फंगल स्पोर्स की, जैसे कि एस्परजिलस की, उसमें क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं। एक तो एस्टमिक रिएक्शन। एस्टमिक रिएक्शन मतलब उसमें क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के अलावा क्या होता है, इज़िनोफीलिया हो जाता है। इज़िनोफीलिया और व्हील एंड फ्लेयर स्किन टेस्ट रिएक्शन होता है। और इसमें हमारे पास जो वो होती है हाइपर सेंसिटिविटी होती है, वो कौन सी होती है, इमीडिएट, ही याद रखिएगा। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में कह रहे हैं कि हमारे पास 4 अप्रोचेज़ होती हैं लैब डायग्नोसिस के लिए। एक तो होता है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक, डायरेक्ट माइक्रोस्कोप से देख लें, या तो आप ऑर्गेनिज्म के कल्चर कर लें, या DNA प्रोब टेस्ट यूज़ करें, या सीरोलॉजिकल टेस्ट भी यूज़ करें। अगर डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं क्लिनिकल स्पेसिमेंट्स की, जैसे कि स्प्यूटम, लंग बायोप्सी मटीरियल की, या स्किन स्क्रैपिंग्स की, तो वो जो है वहाँ पे हमारे पास फाइंडिंग्स मिलेंगी। वो कौन सी होंगी, एसेक्सुअल स्पोर्स मिल सकते हैं, हाइफी मिल सकता है, यीस्ट मिल सकता है लाइट माइक्रोस्कोप पे। और जो स्पेसिमन आएगा, स्प्यूटम हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसे हम ट्रीट करेंगे 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ताकि जो हमारे पास एक्सेस टिश्यू मटीरियल है वो क्या हो जाए, वो डिज़ोल्व हो जाए और हमारे पास बिल्कुल प्योर स्पेसिमन पे आ जाए हमारे पास। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अच्छा, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमारे पास जो फाइंडिंग आ सकती हैं, जैसे कि हमारे पास स्फेर्यूल्स हमें नज़र आ सकते हैं, जो कॉक्सीडायोइडिस इमिटिस के हैं वो नज़र आ सकते हैं, कैप्सूल नज़र आ सकती है जो नियोफॉर्म्स की है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स की। और कैल्कोफ्लोर वाइट एक फ्लोरेसेंट डाई है जो क्या करती है, फंगल सेल वॉल के साथ बाइंड करती है, तो उस वजह से भी हम फंजाई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू। और मिथेनामाइन सिल्वर स्टेन ये भी यूज़ होती है ताकि हम डायग्नोसिस कर सकें फंजाई है या नहीं। फंजाई जो है वो कल्चर करते हैं कौन से अगार में, सेबुरोइड्स अगार में कल्चर करते हैं। और जो सेबुरोइड्स अगार में क्या होता है कि हमारे पास जो स्लो ग्रोइंग फंजाई होते हैं उनकी अपीयरेंस हमें नज़र आ जाती है। और इसके अलावा क्या होता है, हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं अराउंड सराउंड में, तो वो जो है उनकी भी ग्रोथ की इनहिबिशन हो जाती है। और इसके अलावा जो बैक्टीरिया ग्रोथ है वो कैसे इनहिबिट हो सकती है, एक तो लो pH होती है वहाँ पे इस वजह से, और इसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स भी ऐड करते हैं इस वजह से। और जो माइसीलियम या एसिडल स्पोर्स ये सारी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई कर जाएंगे अगर हम अगार यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास कौन सा मेथड है, थर्ड, DNA प्रॉब्स। DNA प्रॉब्स में क्या होता है कि जो हमारे पास फंजाई होता है उसकी कॉलोनीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो भी अर्लियर स्टेज में, मतलब अभी कॉलोनीज़ बन रही हैं, हमने आइडेंटिफाई कर ली तो हम जो है उसमें ड्रग्स दे देंगे बंदे को। और ये जो DNA प्रॉब टेस्ट होते हैं वो किस किस के लिए प्रेजेंट है, कॉक्सीडायोइडिस, हिस्टोप्लाज्मा एंड ब्लास्टोमाइसिस, क्रिप्टोकोकस, ये 4 जो फंजाई हैं इनके लिए ये प्रेजेंट है DNA प्रॉब्स। उसके अलावा हमारे पास जो है सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट में हम क्या करेंगे कि एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस को देखेंगे पेशेंट की बॉडी में या पेशेंट के सीरम में, पेशेंट के स्पाइनल फ्लूइड में, ये हम जो है एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस को देखेंगे। और ये जो होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट वो किस में यूज़ होता है, जब हमें सिस्टेमिक माइकोसिस देखना है, सिस्टेमिक डिजीज़ देखनी है। और इसके अलावा ये कह रहे हैं जैसे कि हमने बैक्टीरिया या वायरल सीरोलॉजिकल टेस्ट किए थे, तो उसी तरह से हम जो है फंजाई के भी सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि
सेकेंड, अगर राइज़ हो रहा है एंटीबॉडी के टाइटर में, तो वो जो है हमें डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल होगा। हम डायग्नोस कर जाएंगे कि हमारे पास ये फंगल डिजीज़ या इन्फेक्शन है या नहीं। और उसके अलावा हम जो है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट यूज़ करते हैं। वो किस लिए यूज़ करते हैं? कॉक्सीडायोमाइकोसिस की इन्फेक्शंस में, या हिस्टोप्लाज्मोसिस के इन्फेक्शन में, या ब्लास्टोमाइकोसिस के इन्फेक्शन में हम क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट करते हैं। और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस को अगर उसकी प्रेजेंस को देखना है तो हम क्या करते हैं? लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं, जो क्या डिटेक्ट करता है? वो स्पाइनल फ्लूइड में क्या डिटेक्ट करता है? कैप्सुलर एंटीजन को डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर एंटी फंगल थेरेपी में देखें तो हम जो है ड्रग्स देते हैं, ऐसी ड्रग्स देते हैं जो एंटी फंगल हो। वो एंटी फंगल ड्रग जो है बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं करेंगी, या एंटी बैक्टीरियल ड्रग जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं वो फंगल ग्रोथ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। क्योंकि मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो या तो राइबोसोम पे एक्ट करती हैं, जो बैक्टीरिया के होते हैं 70S राइबोसोम, या पेप्टाइडोग्लाइकन पे एक्ट करती हैं, और ये बहुत स्ट्रक्चर फंजाई के पास नहीं होते। तो मोस्ट इफेक्टिव हमारे पास एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं, वो कौन सी है? एम्फोटेरिन बी। एम्फोटेरिन बी आप मतलब याद कर लें, एजोल और एम्फोटेरिन बी। वो क्या करती हैं कि जो एर्गोस्टीरोल होता है फंगल सेल मेम्ब्रेन पे, उस पे जाके एक्ट करती हैं, जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में पाया नहीं जाता। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में तो ऐसा कुछ नहीं होता, उनके सिर्फ माइकोप्लाज्मा के पास ही होता है। अब जो एम्फोटेरिन बी है, जिसे कि फंजीजोन, वो क्या करता है? फंगल सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करता है। कहाँ पे डिस्टर्ब करता है? एर्गोस्टीरोल की पॉइंट पे। और एजोल ड्रग भी क्या करते हैं? सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। ये तो मतलब सेल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, ग्रोथ हो चुकी है बैक्टीरिया की, अब उसकी सेल मेम्ब्रेन को जाके डिस्ट्रॉय कर रहा है। पर एजोल जो है उसकी सिंथेसिस ही नहीं होने दे रहे, मतलब दूसरे फंजाई अगर ग्रो होंगे तो वो ग्रो नहीं होंगे एजोल की वजह से। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एंटी फंगल ड्रग्स जो है कैस्पोफंगिन। कैस्पोफंगिन क्या करती है? जो बीटा ग्लूकान होता है, जो मैंने बताया कि सेल वॉल में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक NAG होता है, दूसरा बीटा ग्लूकान होता है। अब जो कैस्पोफंगिन है वो कहाँ पे एक्ट करता है? बीटा ग्लूकान, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और ह्यूमन सेल के पास तो वैसे ही सेल वॉल होती नहीं है, तो हमारे पास इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो ये बस दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। और ये लास्ट में ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस जो है एजोल ड्रग्स में वो रेयर होता है, पर फिर भी ये इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि मिस यूज़ करते हैं लोग, तो इस वजह से। तो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। तो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।